तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात कर रहे हैं उस इशू की जो आपने कल बहुत बेसब्री से उठाया है, बहुत शिद्दत से उठाया है, ईमानदारी से उठाया है कि मुझे किताबें लिखनी चाहिए, किताब लिखनी चाहिए। जितना एक्सपीरियंस है, जितना सब कुछ देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है, वो सब कलम बंद करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरा तजर्बा कुछ बुक्स को लेके डिफरेंट है। पहला तो ये है कि किताब पढ़ने का आजकल रिवाज नहीं रहा। किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो 500, 600, 700 सफ़े की किताब बगल में उठा के घूमता रहे। उसे ट्रेन में जाना है, बस में बैठना है, रिक्शा में बैठना है, कहीं भूल जाएगा तो किताब महंगी होती है। और दूसरा, इतनी लंबी बड़ी किताब, और जो अगर मैं लिखूँगा पूरे अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री तो वो 2 वॉल्यूम में जाएगी। वो हो सकता है वो 700, 800 पेज की हो जाए। इतना बड़ा वॉल्यूम कोई नहीं पढ़ता। दूसरी बात, किताब लिखने का मतलब होता है आधे लोगों से दुश्मनी डालना। अब मैंने सारी उम्र कोई और कमाई तो की नहीं, यार दोस्त बनाए हैं, रिश्ते बनाए हैं। वो किताब लिखने से आधे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आज जो पुलिस वाले मेरे से बड़े प्यार सत्कार से बात करते हैं, जो रिटायर हो गए वो भी, और जो सर्विस में हैं वो भी। अब जब मैं किताब लिखूंगा तो उसमें डेफिनेटली पुलिस का रोल ज़रूर आएगा, जो बहुत बार पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। तो उसमें बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे। तीसरी बात भरोसे की होती है। आजकल लोगों का यकीन भगवान से उठता जा रहा है, मेरे ऊपर भरोसा कौन करेगा। लोग तो बड़े आराम से एक फिक्रा बोल देते हैं कि ये झूठ है, बकवास है, फेक स्टोरी है, ये खुद बक बक करता है, बड़बड़ करता है, कुछ नहीं पता, सुनी सुनाई बातें करता है। मुझे इस किस्म के कमेंट्स इस उम्र में नहीं चाहिए। जो ऊपर वाले ने इतनी मेहरबानी की है, इतना नाम इज्जत बख्शिश की है, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। तीसरी बात, अगर आपको लगता हो कि किताब लिख के बहुत पैसे मिलते हैं तो भूल जाइए। मैंने ऐसे ऐसे लखारी देखे हैं बेचारे, जिनकी किताबों के 6 से 7 7, 8 8 एडिशन छप गए। 5 5, 6 6 भाषाओं में उनकी किताबें ट्रांसलेट हो गई, लेकिन महीने में उनको 5,000 रुपया भी रॉयल्टी नहीं मिलती। पब्लिशर इतने बदमाश हो गए हैं कि उनको सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, उनकी भी मजबूरी है। पेपर बहुत महंगा है, प्रिंटिंग महंगी हो गई है। जितने मल्टी कलर प्रिंटिंग आप करोगे उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर इतना पैसा खर्च करके पब्लिशर वो किताब छापेगा, उसकी कीमत ज़्यादा रखेगा तो कोई खरीदेगा नहीं। अब 4 कलर की प्रिंटिंग, अगर आपको कलर फोटोग्राफ साथ में चाहिए किताब में, भले 10 पेज की फोटोग्राफ हो जहाँ हर आर्टिकल में एक हो, लेकिन प्रिंटिंग के खर्चे 4 गुना बन जाते हैं, 4 गुना बढ़ जाते हैं। बहुत कॉस्टली बिजनेस है। और अगर भाई साहब उसने किताब की कीमत रख दी 1,000 रुपया, तो उसे खरीदेगा कौन? उसमें से 700-800 रुपया तो उसका खर्च हो जाएगा एक किताब में। फिर खाली किताब छापने की बात नहीं होती है, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसको भेजना पड़ता है आगे, फिर उसको गूगल पे इधर उधर जो बुक के साइट्स हैं उनके साथ अरेंजमेंट करना पड़ता। वहाँ से कब पैसे आएंगे, कितने लोग देखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तीसरी अगली बात,
किताब के ऊपर से इतराज़ करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। हमारी कम्युनिटी के बारे में इसने ऐसा बोल दिया, करो कोर्ट केस। हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया, चलो कोर्ट केस, पैतृक भुगते रहो। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटूं। दोस्तों, वैसे भी मैंने बड़ी बड़े राइटर्स, उनकी किताबें, आजकल की बात करता हूँ, पुराने ज़माने में तो अच्छी खासी बिक जाती थी। एक राइटर की बड़ी मुश्किल से, अगर बहुत बड़ा राइटर हो या बड़ा नाम हो, राइटर भले बड़ा नहीं हो लेकिन नाम बड़ा हो, 3000 से ज़्यादा किताब नहीं छपती। और दोस्तों, यहाँ मुझे इससे कई गुना ज़्यादा लोग रोज़ का सुन लेते हैं। ये भी तो एक किताब है। ये वीडियो बुक मैं तो रोज़ की लिखता हूँ, आप रोज़ सुनते हो, और जब मौका मिले सुन सकते हो। आपको किताब पकड़ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका ऑडियो ऑन करके भी सुन सकते हो, वीडियो देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, और मेन उसमें आपको पैसा नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया पहले एडिशन का पब्लिशर दे देता। वो कितने साल चलेगा? उसके बाद वही 2-4 हज़ार रुपया साल का आएगा बस। फिर वो बोलेगा किताब तो बिकी नहीं। देयर इज़ नो कंट्रोल, नो काउंटर बैलेंस, काउंटर चेक। राइटर को पता ही नहीं चलता कि कितनी किताबें बिक गई। जो आपको प्रोड्यूसर बोलेगा आपको मानना पड़ेगा। और फिर उसके और बहुत सारे दावेदारियाँ। तो मैं इन चक्करों से बचना चाहता हूँ। जहाँ तक बात है लोगों तक पहुँचने की, तो आज के ज़माने में ऑडियो विजुअल मीडिया सबसे ज़्यादा पावरफुल। आपने महसूस किया होगा कि न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन दिन ब दिन कमती हो जाती है। लोगों को अखबार पढ़ने की आदत नहीं, क्योंकि सुबह उठते ही वो अपने मोबाइल पे ताज़ा खबरें सुन लेते हैं। जो खबर पढ़नी है वो ई-एडिशन पे जाके पढ़ लो। अखबार पे माथापच्ची करने की ज़रूरत क्या है? फिर अखबार हर आदमी पढ़ नहीं सकता। किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को मराठी नहीं आती, किसी को पंजाबी नहीं आती। और ये ऑडियो विजुअल मीडिया तो आप कहीं भी बैठ के भाषा, बोली हुई भाषा तो सबको समझ आ जाती, लिखनी पढ़नी मुश्किल होती। तो ये बहुत सारे कारण हैं, और फिर बहुत लंबा समय किताब लिखने को लगता है। मैंने कोशिश की थी 3-4 महीने पहले, लेकिन इतना समय नहीं निकाल पा रहा हूँ कि रोज़ के 4-5 घंटे मैं सिर्फ किताब लिखने में लगाऊँ। किताब लिखनी शुरू करता हूँ तो वीडियो में सो जाती है, वीडियो बनानी शुरू करता हूँ तो किताब लिखने का समय नहीं मिलता। तो ये समस्या है। और दूसरा, एक बार किताब लिख के आप टूट जाते हो समाज से, सोसाइटी से। आपको उसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी। लोग कहेंगे इसने जो बताना था बता दिया और इसके पास है क्या अभी। लेकिन हर बात फिर भी आप किताब में लिख नहीं सकते। बहुत सी बंदिशें होती हैं जो आप बोल के बड़े तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। किताबों में ये सब कुछ बहुत बार नहीं कहा जा सकता। सच्चाई दोस्तों ऐसी चीज़ है जो कहने की इजाज़त कभी भी नहीं थी। मैं लिखूंगा तो सच लिखूंगा, और सच लोगों को हजम नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। फिर उसमें किसी गैंगस्टर का जिक्र करते उसके परिवार के लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि हमारे आदमी को मरे हुए 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, दुनिया भूल गई थी, आपने फिर हमारे जख्म ताज़े कर दिए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बुरी लगती है,
अब मैं जब किताब लिखूँगा तो अपनी बात करनी पड़ेगी मुझे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस अफसर से ये बात हुई, उस गैंगस्टर से ये बात हुई, वहाँ मेरा झगड़ा हुआ, वहाँ ऐसी सब बातें मुझे करनी पड़ेंगी। जब मैं ये सब बातें लिखूँगा इन द फर्स्ट टेंस, तो लोगों को ये लगता है कि ये तो अपनी बड़ाई कर रहा है, दूसरों की बात कम कर रहा है, अपनी बात ज़्यादा कर रहा है। अरे भाई, जब मैं दाऊद को मिला, अब मैं उसको लिखूँगा तो यही लिखूँगा ना, मैंने दाऊद को ये पूछा तो दाऊद ने यही जवाब दिया। अब ये तो मैं कर नहीं सकता कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँ और दाऊद ने जो कहा वो सारा लिख दूँ। उसने किस कंटेक्स्ट में कहा, किस रेफरेंस में कहा, वो सारा मिस हो जाता। और हमारे लोगों की आजकल एक मेंटालिटी ये होती जा रही है कि हर चीज़ में नुक्स निकालने पे पहले जाते हैं, अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, बुराइयाँ पहले ढूंढते हैं, नुक्ताचीनी पहले करते हैं। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, इसको आप बदल नहीं सकते। हर आदमी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका अंश होता है। सेल्फ राइटियसनेस एक वर्च्यू है। ईमानदारी, अपनी सच्चाई बहुत बड़ा खजाना होती है, लेकिन जब आप उसकी बात करते हो तो लोगों को बुरा लगता है, उनको लगता है ये झूठ बोल रहा, क्योंकि सच सुना बहुत कम लोगों ने होता। सो बहुत सारी कारण, रीज़न, समय, कंटेक्ट, टाइम की पाबंदियाँ, टाइम की मजबूरियाँ, हालात की मजबूरियाँ। अब मैं 3-4 महीने अगर अपनी चैनल नहीं चलाऊँगा तो खाऊँगा कहाँ से, अपने खर्चे कहाँ से पूरे करूँगा। अब भीख तो इस उम्र में मांग नहीं सकता मैं, तो इसलिए जैसे चल रहा है दोस्तों चलने दो। हाँ, दूसरा जो एक विकल्प मेरे पास है वो है छोटी छोटी किताबों की सीरीज मैं बना सकता। जैसे अब इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। पहली किताब मैं लिखूँगा ओवरव्यू ऑफ द अंडरवर्ल्ड, 100 पेज की, 120-130 सफ़े, छोटी सी बैकग्राउंड है। उसके बाद पहली किताब होगी 100-125 पेज की पठान गैंग के ऊपर। उसके बाद दूसरी होगी दाऊद गैंग के ऊपर। वो उसके साथ साथ एक पूरी किताब होगी हाजी मस्तान के ऊपर, एक वर्दा राजन पे, एक अमरनाथ गैंग पे, एक अरुण गवली गैंग, एक छोटा राजन गैंग, बड़ा राजन गैंग, अशोक जोशी वगैरह गैंग्स के ऊपर। तो या ऐसे भी हो सकता है कि जितने 60-70-80 नामचीन गैंगस्टर थे उनके ऊपर जैसे एक एक एपिसोड बनता है ऐसे एक एक चैप्टर लिखा जाए, उनकी एक 200-250 पेज की किताब लगा दी जाए। तो ये विकल्प हैं मेरे पास जिनके ऊपर आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, काम करना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा सिर्फ ये दिखाने के लिए कि राकेश मारिया की किताब 400 पेज की थी, मैं 500 पेज की लिखूँ, वाई पवार ने 600 पेज की लिखी, मैं 700 की लिखूँ, वो काम मेरे से नहीं होगा। और जब आप किताब लिखते हो तो दूसरे का पक्ष लिखना कई बार मुश्किल हो जाता है। जैसे वाई पवार ने एक तो नाम ही ऐसा रख लिया, मी वाई पवार, आई वाई। अब उसमें सिर्फ वाई के अलावा कुछ है ही नहीं। हमने जितना काम किया उस इलाके में वाई पवार को उसकी लड़ाई में शामिल होके वर्दा और उसके गैंग के साथ कैसे बहुत बड़ा रिस्क लेके लड़ाई लड़ी, बहुत से लोगों ने, 150-200 लोग थे, किसी एक का जिक्र भी वाई पवार ने उस किताब में नहीं किया।
तो ये बहुत सारी कमियां पेशियां रह जाती हैं। जैसे मुझे दूसरों की किताब में नुक्स मिलते हैं। जैसे मैं अपने मित्र राकेश मारिया को कह रहा था, एक दिन उन्होंने अपनी किताब में मेरा जिक्र किया संजय दत्त वाली स्टोरी का। मैंने कहा भाई जब आप किताब लिख रहे थे मुझसे थोड़ी बात कर लेते तो मैं और कुछ बातें आपको बता देता, आपका चैप्टर अच्छा हो जाता। वो मान गए, बोले अब थोड़ा जल्दबाजी में हो गई, रह गया। लेकिन मुझे अच्छा लगा जब मुंबई के पुराने पुलिस कमिश्नर एमएन सिंह, उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन पे बात करते हुए कुछ सवाल जवाब किए। तो मैंने पूछा कि सर आप ये मेरी से उम्र में बड़े हैं, मैंने कहा सर आप ये बातें क्यों पूछ रहे हो? बोले बलजीत मैं एक किताब लिख रहा हूँ, उसमें तुम्हारा भी जिक्र आ रहा है, तो मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। मुझे अच्छा लगा कि जो गलती राकेश मारिया ने कर दी थी वो गलती एमएन सिंह ने नहीं की। एमएन सिंह इज मच मोर एक्सपीरियंस्ड एंड बैलेंस पर्सन दैन राकेश मारिया। मारिया मेरे जैसा पंजाबी है, गुस्से वाला, जल्दबाजी में रहना, रिजल्ट ओरिएंटेड। तो लेकिन सिंह साहब वो किताब लिख रहे हैं, होपफुली जल्दी 2-4 महीने में छप के आ जाएगी। तो इसी तरह राजदीप सरदेसाई ने किताब लिखी, लेकिन उसने खाली एक इंसिडेंट बयान किया जो मेरे साथ हुआ, वो उनके अखबार का और मेरा, वो उसने पूरा लिख दिया। मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं थी, पर एटलीस्ट इज़ अ जर्नलिस्ट, उसको पता था कि जर्नलिज्म में जो आदमी का रोल हो उसको ज़रूर बताना चाहिए। अमारिया और एमएन सिंह जर्नलिस्ट नहीं है, ये पुलिस ऑफिसर है। उनका नज़रिया लॉ एंड ऑर्डर से होगा, पुलिसिंग से होगा, डेफिनेटली एंटी क्रिमिनल एटीट्यूड भी होगा, बट नेचुरल। तो ये बहुत सी बातें मैं आपसे डिस्कस करनी चाहता। दूसरी बात, आप अक्सर हमेशा पूछते हो कि आप दाऊद को इतनी बार मिले, उसको इतनी बार मिले, ये हुआ वो हुआ, आपने कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनाई, उसकी फ़ोटोग्राफ नहीं दिखाई। भाई मेरे, दाऊद 85 से दुबई गया हुआ, उसके बाद कभी भारत वापस नहीं आया। दुबई में हमारा इंडियन सफारत खाना है, इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन, हमारे बहुत से जासूस भी हैं वहाँ पर। उसके बाद वो पाकिस्तान चला जाता है। वहाँ कराची में हमारा बहुत बड़ा डिप्टी हाई कमीशन का ऑफिस हुआ करता था, बहुत सालों से चलता रहा, बाद में शायद बंद कर दिया पाकिस्तान सरकार ने जब रिश्ते खराब हुए। इतने सारे इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हैं। अगर वो सब बड़ी एजेंसीज, हमारी रॉ, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारी आईबी और हमारे इन सब संस्थाओं के आगे सोर्सेस, वो जो एक इन्फॉर्मेंट्स की आर्मी होती है जहाँ के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उनमें से कोई भी 84 के बाद की कोई तस्वीर दाऊद की नहीं ला सका। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और जब ये मुलाकातें हुई थी तब कोई मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था और कैमरा हाथ में रखने का कोई मकसद नहीं हुआ करता था। मैं कोई कभी इंटरव्यू करने दाऊद की नहीं गया था। मैं तो कल मिलना चाहता था, कुछ अपने तरीके से कुछ स्टडी करता रहता था, उसके चक्कर में लगा रहता था। लेकिन जितनी बातें मैं उसको इतनी बार मिल के उसके बारे में जान पाया, उतनी बातें अगर मैं 10 बार भी उसकी इंटरव्यू कर लेता तो शायद ये बातें मालूम नहीं कर सकता था। क्योंकि जब आप इंटरव्यू करते हो तो दूसरा आदमी बड़ा सोच समझ के जवाब देता है, उसको क्या छुपाना है क्या बताना है वो भली बात समझता है और वही बताएगा जो उसके हक में जाएगा। और
उस समय पे कोई हिडन कैमराज की होल कैमराज, स्पाई कैमराज ये थे थोड़े बहुत, लेकिन कौन हिम्मत करता कि दाऊद की मर्ज़ी के बिना उसकी तस्वीर घंटों बाद में अखबार में छापो। वो तो पूछ सकता था कि मेरी मर्ज़ी के बिना आपने फ़ोटो कैसे निकाली, फिर दुश्मनियाँ। और वैसे भी दाऊद पत्रकारों को बहुत लिमिटेड मिलता था। किसी पत्रकार से शायद उसकी 2 बार से ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, जो गिने चुने 2-4 हैं उनकी। वो पत्रकारों से दूर ही रहता था, फ़ोन पे बातचीत करता रहता था, लेकिन मिलता नहीं था। मुझे भी शायद वो इतना पत्रकार की वजह से नहीं मिलता था जितना रहमान की दोस्ती की वजह से मिलता है। कई सारे फैक्टर काउंट करते। करीम लाला ने मेरे फेवर में बोला था दाऊद को, बलजीत भाई अच्छे आदमी हैं। कुछ कस्टम के ऑफिसर ने बोला कि इज़ अ गुड रिपोर्टर, अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो पुलिस वालों ने भी मेरी सिफारिश की होगी। तो कई चीज़ों को मिला के वो एक प्रोफेशनल राब्ता बना, जिसमें कोई मतलब नहीं था, कोई हेरा फेरी नहीं थी, कोई उसमें कोई अपने आप को आगे बढ़ाने वाली बात नहीं थी, कोई फेवर लेने की बात नहीं थी। मैं तो जानना चाहता था वो दाऊद जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इस किस्म की छवि बनाए बैठा है, वो असल में इंसान कैसा, आदमी कैसा, द अदर दाऊद, दूसरा दाऊद, वो कौन है। मैं तो वो स्टडी कर रहा। हाँ, वो किताब मैं ज़रूर लिखूँगा, द दाऊद आई नो, क्योंकि बहुत मेहनत की है उस पर मैंने। और बाकी रही तस्वीरों की बात, एक ही बार मुझे दाऊद की तस्वीरें खींचने का मौका मिला था। मुझे नहीं, मेरे मित्र थे नासिर भाई अमलानी, बैरीज होटल चर्च गेट के मालिक, आजकल उनका बेटा वो रियाज वो चला रहा है। वो शायद होटल एसोसिएशन का कोई ऑफिसर भी है, तभी तो बच्चा था। हम बर्मिंघम में जो 3 दिन पूरी फैमिली के साथ थे सब लोग, मेरी फैमिली नहीं थी, बाकी सबकी फैमिलीज थी, मैं अकेला था। बच्चे, औरतें, जावेद मियाँ दाऊद, उसकी बीवी, उसके बच्चे, दाऊद, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, दाऊद के इन-लॉज, वो हमारे बर्मिंघम वाले दोस्त, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, सब फैमिली एटमॉस्फेयर। तो वहाँ पे जो फंक्शन हुए उसकी फ़ोटोग्राफ खींची गई थी, जो नासिर भाई ने खींची थी, नासिर अमलानी। उसके बाद वो थोड़ा डरपोक किस्म का आदमी था हट्टा कट्टा। आपने कभी अगर अमजद खान आपको याद हो इस शोले फिल्म का, तो उसका भाई लगता था, साथ में खड़ा कर दो तो उसी किस्म का था वो। उसको लोग मखौल से अमजद खान भी कहते या गब्बर सिंह कह देते, लेकिन दिल बहुत छोटा था। जब 93 के ब्लास्ट हुए, उसने सारी की सारी तस्वीरें अपने रेस्टोरेंट के तंदूर में डाल दी, जला दी सब फोटोग्राफ। एल्बम में लगा के रखी थी, हम लोग देखते थे उसको। 50 बार बोला यार एक कॉपी निकाल के दे दे, और आज निकालता हूँ, कल निकालता हूँ। तब ये मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो निकाल के कॉपी करने का सिस्टम नहीं था, तो स्टूडियो से जाके ही बनवानी पड़ती थी। तो बहुत हाथ पांव जोड़े नासिर भाई के, यार तस्वीरें दे दे, बहुत रेयर तस्वीरें हैं, हमारी भी थी, पूरी फैमिलीज की थी सब। वो ब्लास्ट के बाद इतना डरा, उसने पूरी एल्बम ही अपनी और जो उसके नेगेटिव थे वो सब तंदूर में डाल दिए, जला दिया, चला गया। और वैसे भी उस ज़माने में किसको पता था कि आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद इनकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी इस किस्म की यूट्यूब चैनल चला होगा। ये कंसेप्ट हमने सुना ही नहीं था, हम तो प्रिंट मीडिया के पत्रकार थे।
यही ख्वाहिश थी कि एक दिन एडिटर बन जाएं किसी अखबार के बस, और बन भी गए, और बड़ी शान से इज्जत से रिटायर होकर घर बैठे थे। ये तो अचानक दोस्तों ने फिर लगा दिया काम पे, और कोई बुरी बात नहीं है। ये कुछ बातें आपसे शेयर करने थी। कभी कभी कुछ हटके भी प्रोग्राम बनाना चाहिए। अब आप मुझे बताना कि जो बातें हुई हैं उनमें से कौन सा कंसेप्ट जो है वो सही रहेगा। मुझे लगता है कि छोटी किताबों का कंसेप्ट सीरीज़ जो है वो राइटिंग में भी बना दी जाए, उसमें मेरा समय भी कम लगेगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी, वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये कुछ आपसे बातें करनी थी। आने वाले दिनों में फिर वापस चलेंगे मुंबई नगरी की तरफ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।